This conference will now be recorded. डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरह से होती है? सबसे पहले जो पहला चीज होती है वो होती है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर का जिक्र करें तो उसके लिए आप एक कस्टमर का लेजर बना लिया करो। अब आपके जो कस्टमर्स होते हैं कुछ क्रेडिट पे होते हैं और कुछ कैश पे होते हैं, तो इसका जो ब्रॉड ऑन आएगा वो क्रेडिट कस्टमर वाला आएगा, मतलब डेटर्स का ब्रॉड ऑन आएगा और उसका ही कैरी डाउन आएगा। और याद रखें यहां पर जो ब्रॉड ऑन आएगा वो ग्रॉस डेटर्स वाला आएगा। ठीक है, ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन दोनों कौन से आएंगे? ग्रॉस डेटर्स वाले, राइट। उसके बाद आप यहां पर टोटल सेल्स लिख दिया करो, आइडेंटिफाई ना किया करो कि कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्योंकि हम कस्टमर का लेजर बना रहे हैं, डेटर का लेजर नहीं बना रहे। तो टोटल सेल्स आप लिख दिया करो। फिर उसके बाद अगर कोई सेल्स रिटर्न हुई है क्वेश्चन के अंदर बताई हैं तो आप सेल्स रिटर्न लिख दिया करो। अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट अलाउड बताया है तो वो लिख दिया करो। अगर बैड डेट्स बताए हैं तो वो लिख दिया करो। सारा कुछ ये नॉर्मली कैश फ्लो के सवाल के अंदर ये बातें नहीं बताई होती नॉर्मली, लेकिन अगर बताई होंगी तो वो हम लिखने के बाद जो एक बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज कैश फ्रॉम कस्टमर, ये चीज हमने फाइंड करनी होती है। ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कि अगर डेटर्स या कस्टमर से रिलेटेड कोई डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो लिखने के बाद तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वो अमाउंट होगी। गॉट इट? सर ये डिजिटल आउट क्या है? चलिए, कस्टमर अकाउंट के बाद हमने बनाना होता है कस्टमर के बाद सप्लायर का लेजर। सप्लायर का लेजर ये बनता है किस पर्पस के लिए? कैश पेड टू सप्लायर। किस पर्पस के लिए बनता है? कैश पेड टू सप्लायर। उपयोगी बात। तो कैश पेड टू सप्लायर में हमने क्या लिखना होता है? इसका जो ब्रॉड ऑन आएगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस लायबिलिटी होती है, और इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा और कैरी डाउन यहाँ पे। फिर इसमें भी वही चीजें कि अगर कोई ऐसी चीज के डिस्काउंट रिसीव्ड है वो लिखेंगे, या सवाल के अंदर परचेज रिटर्न का जिक्र है तो वो लिखेंगे। यहां पर हम टोटल परचेजेस लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो क्रेडिटर का लेजर बनाया जाता है ना उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस लिखी जाती हैं। हम सप्लायर का लेजर बना रहे हैं तो इसमें टोटल परचेजेस लिख लेंगे। इसको क्लोज कर देंगे, हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज कैश पेड टू सप्लायर। अगर आप अपने फॉर्मेट में जाएं तो हमारे फॉर्मेट में ये चीज एक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और ये कैश पेड टू सप्लायर, ये दो बातें हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा लेजर ही बनाना पड़ेगा, लेजर के बगैर काम पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लेजर बना लिया करेंगे, वो तमाम इंफॉर्मेशन जिससे सप्लायर डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा वो लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज कैश पेड टू सप्लायर।
डन। एक्सक्यूज मी सर, जी सर यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट क्यों नहीं बना सकते? बना सभी काम सकते हैं, चलेगा। बिल्कुल बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें रहीम भाई करना क्या पड़ेगा कि जो कैश और पेड या रिसीव्ड आएगा वो फ्रॉम डेटर्स या क्रेडिटर्स आएगा, और उसके बाद हम जो कैश सेल्स या क्रेडिट परचेज, कैश परचेज होगी वो साथ दोबारा एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो लेजर से बैलेंस आएगा डायरेक्ट लिख देंगे। अगर आप सिर्फ डेटर क्रेडिटर का बनाते हो तो उसके बाद कैश की जो एडजस्टमेंट होगी, कैश सेल्स और कैश परचेज की, वो उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो वो आप वैसे बना लें, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर के लेजर बनाने के बाद दो लेजर और बनाए जाते हैं, एक एक्सपेंस का और एक इनकम का। एक्सपेंस का लेजर यहां पर तीन तरह से बनेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस गिवन है, ये बड़े ध्यान से सोचने देखने वाली बात है। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस गिवन है तो एक्रूड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन आपको पता लायबिलिटी है और कैरीड ऑन, और यहां पर आपने लिखना है ओनली कैश आइटम्स। सिर्फ यहां पर वो एक्सपेंस लिखने हैं जो कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश आइटम्स यहां पर नहीं आएंगी। डायरेक्ट मेथड के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर सारी नॉन कैश आइटम्स आती है, डायरेक्ट मेथड के अंदर कैश आइटम्स आती है। अब जरा सारे गौर से इस बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट मेथड में कि कौन कौन से कैश आइटम्स हैं? एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो तमाम इनकम और एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट मेथड की एडजस्टमेंट में आते हैं, डायरेक्ट मेथड में वो एक्सपेंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट है। वो तमाम इनकम और एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट मेथड की एडजस्टमेंट में चीज आती है, वो डायरेक्ट मेथड के अंदर नहीं आएगी। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स होते हैं और हमें चाहिए होते हैं कैश आइटम्स ओनली डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो हमने एक्रूड एक्सपेंस में ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन लिखने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस लिखे होंगे वो लिख लेंगे, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश। तो ये हो जाएगा कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। और आपने जो नोट बताया वो एक बार दोबारा बता दो। मैंने ये बताई वह बात कि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ कैश आइटम्स लेते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कैश आइटम्स है? वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो हम एडजस्टमेंट में लिखते हैं वो सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस नॉन कैश आइटम्स होती हैं। मतलब वो डायरेक्ट मेथड में कोई भी नहीं लेना, उसके अलावा कोई एक्सपेंस है या इनकम है तो वो लेंगे यहाँ पे। ठीक होगी बात? अब एक्रूड एक्सपेंस के बाद सर जी, जी तो सर वो डायरेक्ट मेथड में उनको इग्नोर कर देते हैं, नॉन कैश जो हमारे आइटम्स होती है। इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी आ जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का अगर बैलेंस गिवन होगा तो सिर्फ ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की जगह चेंज हो जाए, सिर्फ ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन की जगह चेंज हो जाएगी, बाकी सारा काम वैसे का वैसे आएगा। बाकी काम सारे का सारा वैसे ही आएगा। ओके होगी बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे आएगा क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होते हैं, और कैश पेड हमारा आ जाएगा यहां पे। सारे कुछ एक्सपेंस वही कैश आइटम वाले लिखने के बाद ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लेजर है इन दोनों से भी ज्यादा, कैश फ्लो और कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड। कभी कभी सवाल के अंदर वो एक्रूड एक्सपेंस को इकट्ठा दे देता है, तो फिर आप देखिएगा जरा गौर से, मैं यहां पर एक सिम कंबाइंड लेजर बनाने लगा हूं।
फिर आपने एक ब्रॉडो लिखना है डेबिट साइड पर जो होगा प्रीपेड का, और एक ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पर लिखना है जो होगा एक्रूड का। मतलब ये हुआ कि हमने दोनों एक ही लेजर बना देते हैं दोनों का, और उनके कैरी डाउन अपोजिट साइड्स पे आ जाएंगे। तो जितने तमाम कैश वाले एक्सपेंसेस हैं उनको प्लस करके यहां पे लिख देंगे और हमारे पास ये कैश पेड आ जाए, और इसे हम बोलेंगे कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो में ये लेजर बना करेंगे। डन होगी बात। ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होने लगी है इसकी डायरेक्ट मेथड की, कि जो डिफरेंस था उसका बाकी सारा सेम है। उसके बाद इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम के भी बिल्कुल यस वैसे ही 3 लेजर्स बनते हैं। एक लेजर आप बना सकते हो अगर अलग है इनकम रिसीवेबल का। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल का ब्रॉड और जाहिर सी बात है एसेट है तो डेबिट होगा, कैरी डाउन हमारे पास क्रेडिट होगा। अब इनकम के अंदर हमें कैश रिसीव होना होता है तो कैश डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर हमने लेने वो कैश आइटम्स हैं, ये चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ये हम फाइंड करेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम इनकम। फिर वही बात कहूंगा कि जो एडजस्टमेंट में इनडायरेक्ट मेथड में आएगा वो डायरेक्ट मेथड में नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स होती हैं और अब हम कैश आइटम्स की बात कर रहे हैं। फिर इनकम रिसीवेबल के बाद एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम का जिक्र होगा। एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। तो इसका ब्रॉड डाउन और हम कैरी डाउन लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, बट इनकम के हमेशा कैश मिलता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। जी सर अनअर्न्ड कमीशन क्या होती है? अनअर्न्ड कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है। इनकम है ना अनअर्न्ड कमीशन, मतलब कि पैसे आपने ले लिए हैं लेकिन अभी वो इनकर्ड नहीं हुआ, अभी वो इनकर्ड नहीं हुआ। ठीक होगी बात। चलें जी, तीसरे नंबर पे, या सिर्फ इनकम का कंबाइन लेजर भी बनता है, और कंबाइन मोस्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंबाइन बनाया जाता है। तो क्या होगा, ब्रॉड डाउन रिसीवेबल का इस साइड पर आ जाएगा क्योंकि वो एसेट होगा, और अनअर्न्ड का जो ब्रॉड डाउन है या एडवांस इनकम का वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसके जो बैलेंसेस हैं कैरी डाउन वो आ जाएंगे। फिर हम करेंगे क्या जनाब, वही कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, एक्चुअल में कैश डेबिट हो रहा है, ये फाइंड कर लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी इनकम अवेलेबल होगी कैश आइटम्स वो यहां पर प्लस करके लिख दें। लो मेरे भाई, इससे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ये चारों हेड पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड वही सेम, और उसके बाद अदर तमाम एक्टिविटीज एक जैसी हैं, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग। डन होगी बात। तो अब हम हमारा डायरेक्ट मेथड की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंस था वो हो गया। अब हम आते हैं मेन काम पे, जो कि सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें गलती के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं।
दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेजर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5 बातें होती हैं मेजर, ठीक है। यहां पर आपको जो चीजें ढेर सारी नजर आ रही हैं एक्चुअल में वो अलग अलग करके लिखी हुई हैं, मेजर 5 चीजें ही हैं, ठीक है। उन 5 चीजों का जिक्र करते हैं। ये बहुत, क्योंकि थकना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि अगर थक गए तो वो चीजें फिर उस तरह से जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूं वैसे समझ नहीं लगेगी। अगर आप लोग थक जाओगे तो फिर मुझे बता देना, बट मैंने तो टारगेट किया हुआ है कि कम से कम 1 सवाल तो मैं लाजमी करवाऊं। दिल तो मेरा करता है कि 2 सवाल, लेकिन कम से कम 1 सवाल लाजमी करवाऊं। चलिए जनाब मेरे भाई आ जाएं, बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। और उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो ज्यादातर बात होती है नॉर्मली वो होती है एक तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने ये देखना है कि क्या उसके अकाउंट्स कॉस्ट पे बन रहे हैं। अकाउंट्स मतलब लेजर्स की बात कर रहा हूं, या उसके अकाउंट्स WDV पर बन रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन के मेथड की बात नहीं हो रही, बल्कि अकाउंट्स लेजर्स की बात हो रही। पता कैसे चलेगा सवाल के अंदर? अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो समझो अकाउंट्स कॉस्ट पे बन रहे हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नामो निशान ही नहीं है तो समझ लेना अकाउंट्स WDV पे बन रहे हैं। मेन फर्क यही है जो जल्दी समझ आने वाली चीज है। क्लियर होगी बात? तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, कॉस्ट के ऊपर पहले बात करते हैं। हाँ जी जनाब, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में 3 लेजर से हमारी हेल्प हुआ करेगी। 3 लेजर का मतलब जो चीज आपको चाहिए, मेन 2 लेजर हैं, तीसरा लेजर हम बना चुके हैं डिस्पोजल का। मेन 2 लेजर हैं, 2 लेजर से हमारी हेल्प होगी, तीनों से भी हो सकती है कैश फ्लो के अंदर। और ये मैं बहुत बड़े लेजर बनाने लगा हूं, इसमें हर चीज में लिखने लगा हूं। तो आ जाए जनाब, पहले कॉस्ट की बात करते हैं। आपने PPE का एक लेजर बनाना है। ये कॉस्ट पे बन रहा है, आपने ब्रॉड ऑन यहां पे लिखना है, कैरिड ऑन लिखना है। क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है, क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपका एक एडिशन हुआ है एक्सचेंज के केस में, उसको अलग लिखना है। अगर आपका एडिशन हुआ है एक्सचेंज के केस में, उसको अलग लिखना है। अगर कोई आपका एडिशन हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के एडिशन में, उसको भी सेपरेट लिखना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है कि एसेट आप अंडर कंस्ट्रक्शन था, इस साल कंप्लीट हुआ, जिस साल कैश फ्लो बना रहे हो। अगर कोई एसेट आपने उधार पे खरीदा है, उसकी वजह से एसेट डेबिट हुआ है, उसको भी अलग लिखना है। अगर रीवैल्यूएशन की वजह से आपका एसेट डेबिट हुआ है तो उसको भी अलग लिखना है। अगर आपने स्टॉक से या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कोई एसेट ऐड किया है तो उसको भी अलग लिखना है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट IAS 40 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इधर IAS 16 में आ गई, या स्टॉक आ गया, उससे भी आपने डेबिट अलग से लिखना है।
ये तमाम चीजें आपने लिखनी है लेजर के अंदर, और ये तमाम चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी। जो चीजें मैं लिख चुका हूं ये चीजें कैश फ्लो में नहीं आती, यहां लेजर में जरूर आएंगी। फिर हम देखेंगे कि डिस्पोजल अगर एक्सचेंज वाला है उसको भी अलग लिखेंगे। उसके बाद कोई दूसरा डिस्पोजल है उसको भी लिखेंगे। अगर कोई आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो गया तो उसको भी लिखेंगे। ये सब कुछ लिखने के बाद आपकी डेबिट साइड पे एक बैलेंस आएगा जो कि कैश के नाम से होना चाहिए या होगा। ये सब कुछ लिखने के बाद, और ये चीज है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी। अगर आप पीपीई कॉस्ट पे बना रहे हो, मैंने आज सारी बातें बतानी है इसलिए ध्यान से, ज्यादा चीजें होगी ना तो वो बर्डन भी ना ओवर बर्डन हो जाए। ये हमेशा रिवीजन में सुनने पर सही लगेगा, पहली दफा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सिर्फ रिवीजन के लिए। एक और नोट लिखिए सर रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से नहीं होगा क्रेडिट? बिल्कुल, रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है, इंपेयरमेंट लॉस भी हो सकता है। मतलब जिस वजह से ऐसे डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा वो हम सब कुछ लिखेंगे। फिर अगर कोई बैलेंस फिगर आएगी तो उसको हम कैश के नाम से लिख देंगे। एक आपने नोट लिखना है, नोट में लिखना क्या है कि आपने इन केस ऑफ एक्सचेंज, इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज का मतलब है एक एसेट देके दूसरा एसेट ले रहे हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, कैश पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ट्रीटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन केस ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के केस में हमने क्या करना है, एक्सचेंज के केस में हमने लेजर में लिखेंगे एक्सचेंज का केस, लेजर में वो लिखेगा डेबिट या क्रेडिट, वो बिल्कुल लिखा जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश अगर रिसीव किया है तो इनफ्लो, पे किया तो आउटफ्लो, बाकी कैश ये वाला आएगा लेजर से। डन होगी बात, ये तो हमारे लेजर बन गया। उसके बाद कॉस्ट मॉडल, सॉरी कॉस्ट मॉडल नहीं, अगर अकाउंट्स कॉस्ट पे बन रहे हैं तो एक लेजर आपने साथ बनाना है अक्यूमुलेटेड डेबिट जी जी। मतलब जो अकाउंट में आपने लिखा है डेबिट साइड पे एक्सचेंज और क्रेडिट साइड पे एक्सचेंज जो दे रहेंगे वो एसेट भी कॉस्ट है और वो भी कॉस्ट है, लेकिन उधर जो है कैश लिखना है, उसमें सिर्फ कैश लिखना है, कैश फ्लो में सिर्फ कैश लिखना ठीक हो गया सर। इधर नेट accumulated- कॉस्ट है। हाँ जी, इधर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट पे लेजर बन रहे हैं ना। इसमें क्या क्या चीजें नॉर्मली आती हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस वजह से भी डेबिट या क्रेडिट होता है वो लिखने के बाद इसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, और क्या नाम आ सकता है, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन यहां पर आ सकती है। यहां पर रिवैल्यूएशन के केस में एसेट के रिवर्सल की डेप्रिसिएशन आ सकती है, वो जो रिवर्स नहीं करते एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आ सकती है। नॉर्मली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये चीजें आती हैं और हमने फाइंड करना होता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हमने फाइंड क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर।
डन होगी बात। ये तो हमने कॉस्ट का जिक्र कर लिया, और अभी मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी Excuse me, sir. प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी सर ये जो पीपी का लेजर बनाया है, इसमें जो हमने एक्सचेंज का केस पढ़ा है, इसमें कैश कवर नहीं हो जाएगा जब हम कैश लिखेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे? नहीं जहील भाई, कवर तो हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसको मैं कैश फ्लो में नहीं लिख रहा ना, कैश फ्लो का इसके अलावा मैं कैश ले रहा हूँ, वो मैं कवर जरूर हो अरे जाएगा, इनफ्लो और लेकिन आउटफ्लो वाला रिपीट कर उसके दें अलावा पॉइंट। भी कैश लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें तो ये मैं लेजर आपको शो करने लगा हूं दोबारा। लेजर आ गया, एक्टिविटी का मेन लेजर हमारे पास आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो इसमें जब मैंने एक्सचेंज का केस लिखा है ना, एक्सचेंज के केस में इसके अंदर कैश मौजूद, इस कैश के अंदर इसका कैश मौजूद नहीं है, इसका कैश फिर हम में सेपरेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारा एक्सचेंज के अंदर सारी अमाउंट लिख दी ना, उसके अंदर ठीक होगी बात कि हमारे पास इसके अंदर वो अमाउंट नहीं थी, इसलिए उसको सेपरेट लिख दिया और अदर देन एक्सचेंज कैश वो अलग लिख दिया। हाँ जी जनाब, उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में ये बस ये चीजें आती हैं। अब मैं आ रहा हूं कि अगर मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर WDV पे बनाना पड़ जाए, मतलब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो ही ना, तो फिर ये ज्यादा आसान तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। यानी आसान का मतलब ये है कि इसका ब्रॉड ऑन है तो बुक वैल्यू पे आएगा, गिवन ही बुक वैल्यू पे होगा, कैरिड ऑन भी बुक वैल्यू पे गिवन होगा। इसकी डेबिट साइड सारी की सारी वही है, मतलब नंबर 1 कि एक्सचेंज का केस वैसे होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी कॉस्ट पीपी के कॉस्ट वाले लेजर में बता दें कि कौन सी चीजें क्रेडिट और कौन सी चीजें डेबिट होनी है। अगर हमारा एसेट जिससे बढ़ रहा है उससे हम एसेट को डेबिट करेंगे, और जिससे कम हो रहा है एसेट क्रेडिट होगा। मतलब एसेट अगर बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट होता जाएगा, एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज की वजह से, वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से अगर एसेट कंप्लीट हो गया, कोई एसेट उधार पे खरीदा है, सरप्लस की वजह से एसेट बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इन्वेंट्री से हम अपना एक एसेट ले आए हैं, उससे हमारे एसेट डेबिट हो गए, और कैश पे खरीदा है, कोई एसेट बेच दिया है, या रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से, या किसी और स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर दिया है, उससे हमारे एसेट्स क्रेडिट होंगे। अब आ जाते हैं PPE WDV मेथड के अंदर। हमने ब्रॉड और बुक वैल्यू पे लिख दिया, एक्सचेंज का केस लिख दिया, फिर वही चीजें सारी, पेएबल आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, सारी चीजें अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आएंगी। रिवैल्यूएशन लॉस के सरप्लस के बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, फिर उसके बाद अगर यदि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया है या इन्वेंट्री से आया है, लिखने के बाद अगर बैलेंस आएगा तो उसको हम लिखेंगे कैश के नाम से। और ये जरूरी नहीं कि कैश के नाम से हमेशा हम बैलेंस ही फाइंड करेंगे, बैलेंस के अलावा भी चीजें आ सकती हैं।
ओके होगी बात। फिर उसी तरह डिस्पोजल, कोई भी डिस्पोजल आएगा अपनी बुक वैल्यू पे आएगा, ये बात याद रखें। कोई भी डिस्पोजल आएगा अपनी बुक वैल्यू से आएगा। बाकी वही रिवैल्यूएशन लॉस आ सकता है, इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है, या किसी और स्टैंडर्ड में आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी आ सकता है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन भी यहां पर आएगी। तो सवाल के अंदर अगर डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो कैश होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो डेप्रिसिएशन होगी। अगर डेबिट साइड पर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी तो हम उसे क्या करेंगे, कैश के नाम से लिखेंगे। क्रेडिट साइड पर अगर आएगी तो डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे। ओके होगी बात। चलें जी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद सर ये 4th ईयर है ना? हाँ जी ये उसी साल का ही होता है जिस साल की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। जिस साल की हम कैश फ्लो बना रहे हैं उस साल के लेजर बनाते हैं। अब मैं खत्म होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात खत्म होगी। हाँ उसमें एक चीज और है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल की बात होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पता चल जाए तो ठीक है, वरना डिस्पोजल का लेजर बना लिया करो, और वो मैं पहले बनवा चुका हूं आपका शुरू में। अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल आपको पता चल जाता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, तो लेजर नहीं बनाना, डायरेक्ट लिख देना। इन केस नहीं गिवन और आपसे फाइंड भी नहीं हो पा रहा तो फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल का लेजर बना दिया करो। डन होगी बात। चलेगी। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू होने लगी है, जो कि पेपर में इसकी प्रैक्टिस भी पिछले कुछ क्वेश्चन से हो रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको पता है दो मॉडल होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल। एक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल को आपने बिल्कुल हर चीज वैसे ट्रीट करनी है जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रीट करते हो। मतलब उसकी डेप्रिसिएशन भी लेंगे, उसका परचेज या डिस्पोजल का भी जिक्र आएगा। वही सारा काम करना है जो हम IAS 16 में करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल है। कोई चेंज नहीं है, जैसे जो बस लेजर का ऊपर नाम क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी जगह, कॉस्ट मॉडल की जगह, सॉरी पीपी की जगह, राइट। उसके बाद फेयर वैल्यू मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ये इंटरेस्टिंग है कि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जब लेजर बनाएंगे टोटल इसमें 5 चीजें आएंगी। ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन। अगर फेयर वैल्यू गेन आया है तो उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी। अगर फेयर वैल्यू लॉस आया है तो उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होगी। इसके अलावा अगर डिफरेंस इस साइड पर आएगा तो किस नाम से आएगा, कैश के नाम से। अब जरा ध्यान से, ये जो कैश है
ये आएगा जनाब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। ये जो फेयर वैल्यू गेन है ये जाएगा एडजस्टमेंट में और होगा भी आउट, यानी गेन है ना तो वहां से माइनस होगा फेयर वैल्यू गेन। और अगर क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू लॉस बताया, अगर क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू लॉस बताया हुआ तो ये भी एडजस्टमेंट में जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी और वहां जाकर ये प्लस हो जाएगा। डन। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर बेची है और उसको बेचकर हमारे पास कुछ पैसे आए हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। ओके की बात। चलें जी आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। ये हमारी इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। हाँ, इसमें एक चीज गवर्नमेंट ग्रांट का भी चक्कर आ सकता है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में भी हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट को अगर डायरेक्टली डिडक्ट किया तो फिर तो कोई परेशानी नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट अगर डायरेक्टली डिडक्ट कर दिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसका जो सालाना इनकम आ रही है हमने वो भी रिवर्स करनी है। वैसे वो ऊपर लिखी भी हुई है क्योंकि वो भी हमारा कैश फ्लो उस वक्त नहीं होता, साल के शुरू में कैश फ्लो हो जाता है। चले जनाब, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सर? जी सर ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आपने बताया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी या एडजस्टमेंट में आएगी? एडजस्टमेंट में आएगी। जो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है ना वो एडजस्टमेंट में आएगी। और सर ये वो आपने इन्वेस्टमेंट का आपने लेजर बनवाया, इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर या सच अगर हम आ सकता है अगर अंडर प्रोसेस है, लेकिन जब तक वो अंडर प्रोसेस रहती है ना तब तक हम उसको उसमें लिखते हैं, IAS 16 में लिखते हैं ना। यस सर। ठीक है, चलिए आगे अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब लेजर हमेशा तब बनाया जाता है अगर ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में यानी अदर इंफॉर्मेशन कोई बताई हो, वरना सिंपल डिफरेंस ले लेते होते हैं। मोस्टली कैश फ्लो के अंदर लेजर तब बनाया जाता है जब उसकी कोई इंफॉर्मेशन बताई हो। इंफॉर्मेशन ना बताई हो तो फिर जरूरी नहीं है कि आप लोग उसका लेजर बनाओ, डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट होगा, कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट होगा। अब इसमें से सिर्फ दो चीजें हैं। एक, अगर आप लोग परचेज करोगे इन्वेस्टमेंट तो इसको क्या लिखते हैं, ये है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो ये हमारा आउटफ्लो होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो जो इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, जिसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर आएगा। जितने की बेची है वो वैल्यू नहीं आएगी, जितने की आपने खरीदी थी या जितने की उसकी वैल्यू है बेचते वक्त, यहां पर वो वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक होगी बात। तो अब मोस्टली होता क्या है कि ये चीज गिवन होती है तो हम ये चीज फाइंड कर लेते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी है, और कभी ये चीज गिवन होती है तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट बेची है एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या थी। नई इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है, कभी ये पेपर में पूछा जाएगा, और अगर ये गिवन होगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है वो इन्वेस्टमेंट कितने की बेची, कितने वाली इन्वेस्टमेंट बेची है। डन होगी बात। चलें जी आगे चलते हैं। सर फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट? हाँ जी, इसका जो गेन या वो तो लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट का, उसके ऊपर लॉस आ रहा है या उसके ऊपर इनकम हो रही है, वो हमने उधर ही एडजस्ट करना।
ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। उसके बाद एक चीज आ जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर यहां पर बनता है, क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट पेएबल का लेजर नहीं बनाते हो आप लोग, वैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल का भी एक लेजर बनता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल के अंदर हमारा ब्रॉड ऑन, जाहिर सी बात है, डेबिट साइड पर आएगा और कैरिड ऑन क्रेडिट साइड पर आएगा। इनकम है तो क्रेडिट होती है इनकम, और यहां ये पर बनवा दिया हमारा, आपने। अब जरा ध्यान से, ये जो अमाउंट है ये है इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, और ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव्ड आता होता है, और ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है ये एडजस्टमेंट में ऊपर आ जाता है। लो मेरे भाई, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरी होगी, ओके होगी बात। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। परेशान ना हो, आज चलें क्वेश्चन करने वाला प्लान कैंसिल कर देते हैं, कल से क्वेश्चन वाला काम शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीख लें, और इसको एक दफा दोबारा बड़े गौर से चीजें देखनी है, ताकि जब हम सवाल तो आपको चीजें दोबारा दोबारा ना देखनी पड़े, एक ही दफा बड़े गौर से देखनी है, ठीक है। चलें फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आए। सर जी करवा दें क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से सवाल तो मैंने मेरे के सारे डिस्कस कर लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम जाएं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले कैपिटल का जिक्र होता है। अब कैपिटल अगर सिंपल इंक्रीज या डिक्रीज ले लिया जाता है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन है तो प्रॉफिट और डिविडेंड तो चला जाएगा रिटेन अर्निंग में। बाकी अगर हम कैपिटल का लेजर बना लेंगे सिंपल, कैपिटल के लेजर में अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी, जैसे हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे ना, शेयर कैपिटल का लेजर, अगर सवाल के अंदर ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन लिखने के बाद अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो लिखेंगे, वरना सिंपल इसका डिफरेंस ले लेंगे। अब अदर इंफॉर्मेशन शेयर कैपिटल बड़ी वजूहात से चेंज हो सकता है, बड़ी बड़ी वजह है, जैसे नया शेयर इशू किए, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। फिर इसमें वो रीपरचेज का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि जनाब हम जब शेयर रीपरचेज कर लेते हैं तो उससे हमारा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है कैश के नाम से या बैंक के नाम से। फिर शेयर कैपिटल बोनस की वजह से भी बढ़ता है, जब बोनस इश्यू करते हैं तो बोनस के नाम से आ जाएगा। मतलब तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जो जो कैश के नाम से आएगा वो कैश फ्लो में लिख लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन, जिस वजह से शेयर कैपिटल डेबिट हुआ डेबिट करेंगे, जिस वजह से क्रेडिट हुआ क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कोई डिफरेंस आएगा तो वो हम किस नाम से लिख देंगे, कैश के नाम से। लेकिन शर्त यह है कि रिटेन अर्निंग का लेजर गिवन होना जरूरी है, क्योंकि अगर रिटेन अर्निंग का लेजर नहीं होगा तो यहां पर दो और चीजें भी आ जाएगी, और वो दो चीजें क्या हैं, प्रॉफिट और डिविडेंड। प्रॉफिट और
डिविडेंड। शेयर कैपिटल के बाद चुप। शेयर जी इसमें रिडेम्पशन नहीं आएगी क्या, सॉरी क्या पूछ रहे हो? रिडेम्पशन वो रीपरचेज का नाम ही तो लिखा है ना, वो जो कैश का नाम लिखा है ना डेबिट साइड पर, शेयर कैपिटल डेबिट होगा कैश के नाम से, वो रिडेम्पशन ही तो है, लेकिन नाम कैश का आएगा ना, क्योंकि एंट्री जब हम पास करेंगे तो एंट्री पास होती है शेयर कैपिटल डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही शेयर प्रीमियम का लेजर बनाएंगे। आप लोगों ने सबने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पढ़ा हुआ है। जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में अगर प्रीमियम डेबिट हो रहा है तो डेबिट करोगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। सब कुछ करने के बाद अगर कैश आएगा तो ये हम कैश फ्लो में लिख देंगे। तो ये कैश फ्लो में हमेशा कैश का नाम ही आता है। शेयर प्रीमियम डेबिट कैसे कैसे होता है, आपको याद होगा कि अगर हम जो कॉस्ट ऑफ इशुएंस है वो भी शेयर प्रीमियम को डेबिट होती है। अगर आप बोनस देते हो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर अदर देन डिविडेंड, तो वो भी बोनस भी कहां से दिया जाता है, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, वो भी यहां पे आता है। मतलब तमाम एंट्रीज एडजस्ट करने के बाद अगर कोई डिफरेंस आएगा तो वो कैश फ्लो हो, या कैश के नाम से जो जो चीजें आ रही होंगी वो हम कैश के नाम से लिख देंगे। डन होगी बात। शेयर प्रीमियम के बाद बात कर लेते हैं हम लोन की। लोन अगर आपको करंट मैच्योरिटी लोन भी गिवन है और लॉन्ग टर्म लोन भी गिवन है, सवाल के अंदर करंट मैच्योरिटी करंट लायबिलिटी। हाँ जी करंट मैच्योरिटी लोन, ये अगर जो ड्रैंक्स हैं, ड्रैंक भी दी, ड्रैंक्स को क्या है सर ड्रैंक अगर कैपिटल में लिख देंगे तो फिर अलग से भी फाइनेंसिंग में लिखेंगे ड्रैंक। जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है ना। लेजर तुम्हें तो वो डबल एंट्री की वजह से आता है, लेजर में तो उसमें आना ही आना है ना। लेजर में तो वो आता है, लेकिन मेन वो कैश आउटफ्लो तो है, तो कैश आउटफ्लो तो अगर होगा तो वो कैश फ्लो में लिखेंगे। लॉन मेरे भाई ब्रॉड ऑन हम यहां पर लिखते हैं, इसका कैरिड ऑन यहां पे लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर और इस ब्रॉड ऑन के अंदर अगर लॉन्ग टर्म है तो वो भी लिखना है, और अगर इसका कोई करंट मैच्योरिटी लोन पड़ा हुआ है ना वो भी ऐड करके लिख दे, वो ज्यादा बेहतर है। करंट मैच्योरिटी लोन सवाल के अंदर गिवन है, वो ओपनिंग को ओपनिंग में ऐड कर दें, क्लोजिंग को क्लोजिंग में ऐड कर दें। ठीक है। फिर अगर आपने लोन रेज किया है तो कैश के नाम से आ जाएगा, ये है लोन रेज ड्यूरिंग द ईयर। और अगर इस साइड पर कैश आ रहा है इसका मतलब है लोन पेड, और ये दोनों चीजें कैश फ्लो में आएंगी। ये हो जाएगा आउटफ्लो, पेड है क्योंकि, और ये हो जाएगा इनफ्लो। अगर सवाल के अंदर अदर इंफॉर्मेशन लेजर की गिवन हो तो बेहतर यही होता है कि आप लेजर बना लो। अगर अदर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो आप सिंपल डिफरेंस ले सकते हो। डन होगी बात। तो लो मेरे भाई, इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने ऊपर लिखवा दिया है कि कौन कौन सी चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होती है। आप पहले तो टेस्ट सॉल्व करना है काइंडली। टेस्ट सॉल्व करने के बाद, क्योंकि वो जरूरी है कल की क्लास से पहले, क्योंकि कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है, जिसमें कैश फ्लो का सवाल भी होना शुरू हो जाएगा और IE16 का भी, राइट। तो कल क्लास से पहले आप सबने टेस्ट काइंडली सॉल्व करना है। ओके जनाब, ओके सर आज जो होगा ना